हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो इंपॉर्टेंस थे, उनके मेन जो एस्पेक्ट थे जिनके बेसिस पे हमें कंसीडर किया था कि व्हाई द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज सो इम्पोर्टेंट एज वेल एज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इज कंसर्न। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस को हमने वहां पे कंसीडर कर लिया था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज the drawbacks of industrial development, means whatever the effort is made by the government regarding the development of industrial sector, उनमें कुछ ड्रॉबैक्स रहे, उनके कुछ लूपहोल्स रहे, उन कमियों को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब जो एक सिंपल सी बात अगर हम करें, जो पॉइंट मुझे कंसीडर करें वो मुझे बता देता है कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है चीज? तो अगर मैं ड्रॉबैक को कंसीडर करूं, ड्रॉबैक में सबसे पहले बात करेंगे स्लो ग्रोथ रेट की। स्लो ग्रोथ रेट का मतलब हमने बात की थी ग्रोथ को नेशनल इनकम से डिफाइन किया था, पर कैपिटा इनकम से डिफाइन किया था प्रीवियस वीडियो। तो एज पर द डिजाइन, एज पर द स्टैंडर्ड और एज पर द अचीवमेंट्स, ना तो आपने नेशनल इनकम को ग्रो किया और नहीं पर कैपिटा इनकम आपकी ग्रो हो पाई। ठीक है, या फिर जो स्टैंडर्ड आपने फिक्स किए थे उसके हिसाब से आप उनको अचीव नहीं कर पाए, एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सेक्टर ऑफ इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। तो पहला ड्रॉबैक क्या रहा? इंडियन सेक्टर क्या था? एक स्लो ग्रोथ रेट के साथ क्या उसने प्रोग्रेस की। दूसरे पॉइंट पे बात करें फॉरेन डिपेंडेंसी, मेनली तीन सेक्टर हमारे पास है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और टेरिटरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर मुझे लगता है, अगर मैं बात करूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर कंसीडर करूं, तो जिसकी अगर बात करें फॉरेन डिपेंडेंसी की, तो सबसे कम किसमें है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा साइड में रख दें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिगार्डिंग क्या था, जब इसके डेवलपमेंट के लिए एफर्ट हमने स्टार्ट किए थे, चाहे जो हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने बनाई होगी इंडियन गवर्नमेंट या उस तरह की जो सरकारें उन्होंने जो पॉलिसी बनाई, उसमें हुआ क्या, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई उनका मेन कोर मोटिव क्या था कि वो जो फॉरेन डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहते थे। क्लियर है चीज? तो उस फॉरेन डिपेंडेंसी को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए, ये भी इसका ड्रॉबैक रहा कि अभी भी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर की मैं बात करूं, बीइंग एन इकोनॉमी और बीइंग एन इंडस्ट्रियल सेक्टर, वी स्टिल डिपेंड ऑन foreign economy, या we still depend on rest of the world or external sector as well as the sector of economy is concerned. Moving to the third point, ड्रॉबैक में बात करें, नो प्रॉपर यूज ऑफ कैपेसिटी कहूं, कैपिटल कहूं, रिसोर्सेज कहूं, एक ही बात है। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी चीज को अप्लाई करते हैं, किसी चीज के लिए प्लान बनाते हैं, उन प्लान्स को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए, और खासतौर पर जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज के लिए प्लानिंग करें। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो प्लानिंग की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, या जो भी रिफॉर्म्स वगैरह इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अप्लाई किए गए थे, उनमें एक ड्रॉबैक ये भी रहा कि हमने जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे, उनकी जो कैपेसिटी थी या उनका जो मैक्सिमम पोटेंशियल था उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो ये भी ड्रॉबैक रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर का। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जैसा आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, ये हमेशा एक प्रॉब्लम रही है। मीन जब भी आप बात करें कॉमन प्लेटफॉर्म की कि सब चीजों को आप प्रॉपर वे में कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कंसीडर कर लें, अगर मान लो मुझे कोई इक्विपमेंट्स बनाना है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो केवल एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स उसमें यूज होंगे जो दूसरी इंडस्ट्री से आएंगे। या फिर मुझे कोई मतलब मोटर गाड़ी बनानी है, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर की कोई यूनिट या मशीन मुझे बनानी है, तो उसके लिए मैं काफी सारे इंडस्ट्री पे क्या करता हूँ, डिपेंड करता हूँ। तो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को डेवलप करने का मतलब नहीं होता है। तो वो सेंट्रलाइजेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो एक टारगेट मुझे अचीव करना था, उसको मैं अचीव नहीं कर पाया, ये दूसरा ड्रॉबैक है। फिर आता है रीजनल अनइक्वालिटी, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी कंसिडर किया था, और यहाँ भी ये चीजें नहीं। क्या होता है कि मतलब जब आप किसी सेक्टर को डेवलप करने की बात करते हैं, या फिर मैं कहूं कि किसी इन्वेस्टर को आपने इनवाइट किया कि आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्टर भी क्या करता है कि वेरियस एस्पेक्ट को कंसिडर करता है, उनको एनालाइज करता है कि क्या इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या सही नहीं होगा, प्रॉफिटेबल होगा या प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो वो जो चीजें मुझे कंसिडर करनी थी, तो रीजनल अनइक्वालिटी का मतलब यही हुआ कि जो लेस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कहूं, लेस ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटी कहूं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कहूं, उसका ये रहा कि जो इन्वेस्टर भी था उन्होंने पैसा वहां पे लगाया जहां पे सर्विसेज क्या थी, प्रॉपर वे में क्या थी, अवेलेबल थी, क्योंकि वो भी ये चाहते थे कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसी को अप्लाई करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी खुद की भी डेवलपमेंट हो सके। अगर मैं बात करूं उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें, रिमूवल अनएम्प्लॉयमेंट। किसी भी सेक्टर को, मान लो हम अगर पॉपुलेशन को एक बार कंसिडर ना भी करें, तो हमने एग्रीकल्चर में भी इस बात को कंसिडर किया था कि जो 48% पॉपुलेशन है दैट विल टोटली इंगेज, वर्किंग पॉपुलेशन का 48% किसमें इंगेज करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और बाकी सेक्टर को डेवलप करके मुझे कोशिश ये करनी थी कि वो जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो, या मैं एक डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, छिपी बेरोजगारी की मैं बात करूँ, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा था। उस रेशियो को वहां से मुझे कैरी फॉरवर्ड करना था दूसरे सेक्टर के ऊपर।
लेकिन चूंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ पॉलिसियां ऐसी बनी जिनकी वजह से जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो मुझे कम करना था इन रिस्पेक्ट टू द वर्किंग पॉपुलेशन, इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग मैंने कंसीडर किया, लेकिन उसमें वो जो अचीवमेंट मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिले, यानी अनएम्प्लॉयमेंट। उस समय भी एक प्रॉब्लम था और आज मेरे सामने एक प्रॉब्लम है। अगर मैं थोड़ा सा कंसीडर ना करूं पॉपुलेशन के रेशियो को, या मैं कंपेयर करूं टोटल पॉपुलेशन के साथ साथ वर्किंग पॉपुलेशन के रेशियो को, ठीक है। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स या कहूं बैड इफेक्ट्स या लूपहोल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द definition of two important aspects. The first one is cottage industry and the second one is small industry. Now what do you mean by the word cottage industry? Simple सी definition है। cottage industry का बात करूंगा जो फैमिली मेंबर्स की सहायता से, ठीक है, यानी फैमिली मेंबर्स की सहायता से घर पे जो इंडस्ट्रीज अगर आप चलाते हो तो हम किसमें कंसीडर करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज में, ठीक है। ये मुझे डेफिनेशन लिखनी है, फैमिली मेंबर्स की सहायता से कहूं या फिर मैं कहूं कि जो घर के आपके परिवार के सदस्य हैं उनकी सहायता से जो इंडस्ट्री आप चलाते हो उसको अपन क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री। इसमें मेनली हम बात करते हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। यानी जब भी मैं कॉटेज इंडस्ट्री को कंसीडर करूंगा मुझे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है डेफिनेशन में, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो मूविंग टू द स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्मॉल इंडस्ट्री? स्मॉल इंडस्ट्रीज का मतलब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे कंसीडर करना है कि एक मेरे पास माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। अगर 1956 की या 7 की बात करें तो वहां उस समय डेफिनेशन में लिखा था स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जिसमें कैपिटल 5 लाख से कम, यानी मैक्सिमम कैपिटल स्मॉल इंडस्ट्री में कितना होना चाहिए आपका, 5 लाख, ठीक है। इसको आप मैक्सिमम 2 करोड़ तक ले जा सकते हो। क्लियर चीज। अब चूंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि जो स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006 में पारित और इसको 7 फरवरी 2008 को अप्रूवल मिला, तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने डिफाइन किया 3 कैटेगरी में जो स्मॉल इंडस्ट्री उनको। सबसे पहले बात की माइक्रो एंटरप्राइजेस की, इसमें रखा कि मैक्सिमम कैपिटल या इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, 5 करोड़, ठीक है। यानी आपको 5 करोड़ तक मैक्सिमम अगर इन्वेस्टमेंट आपका रहता है तो उसको आप क्या कहेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करूं या मोर देन 5 करोड़ हो सकता है, लेकिन शुड बी सब्जेक्ट टू 75 करोड़, यानी कम से कम बात करें 5 करोड़ से ज्यादा और 75 करोड़ से के बीच में होना चाहिए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट स्मॉल इंडस्ट्री में कितना होगा, स्मॉल एंटरप्राइजेस में 75 करोड़ और मिनिमम कितना होना चाहिए, 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बात करें अगर मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो मीडियम एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है, यहां पे उन्होंने कंडीशन रखी कि मोर देन 75 करोड़ हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 250 करोड़, ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने आफ्टर द अप्रूवल ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, उन्होंने कैटेगराइज किया कि किस तरह आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात की, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 5 करोड़। उसके बाद स्मॉल की बात की, 5 करोड़ से आप 75 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मीडियम जो एंटरप्राइजेस उनमें जो कैपिटल इन्वेस्ट हो गया, टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट इज मोर देन 75 करोड़ बट सब्जेक्ट टू 250 करोड़। ये जो डेफिनेशन डिफाइन की थी, एक बार इनको नोट डाउन करो, फिर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी।